आपका स्वागत है। आज हम केमिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक अमोनियम नाइट्रेट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले हम अमोनियम नाइट्रेट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि अमोनियम कैटायन का नाइट्रेट सॉल्ट है तथा ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होता है और इसका जो ज़्यादातर उपयोग है वो उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह एक नाइट्रोजनस उर्वरक होता है जिसमें नाइट्रोजन मेजर मात्रा में होती है तथा इसको धान की फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये कि ये एक एक्सप्लोसिव मटेरियल भी होता है जिसकी वजह से कई सारी कंट्रीज ने इसको बैन भी कर रखा है जिससे इसका मिसयूज ना किया जा सके। अब हम इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज आप जानते हैं जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट, हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड ऑल। तो अमोनियम नाइट्रेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 80.043 ग्राम पर मोल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 169.6 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये इतने टेम्परेचर पर डिकम्पोज भी होना शुरू हो जाता है। इसकी डेंसिटी 1.725 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी अपीयरेंस मतलब ये दिखता कैसा है, तो ये वाइट ग्रे सॉलिड होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी ये टोटली सॉल्युबल होता है इन वाटर। इसका नेचर में इसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है और ये एक्सप्लोसिव भी होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि ये इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक्सप्लोसिव नेचर आप लोग जानते ही हैं। एक्सप्लोसिव नेचर का मतलब होता है जैसे ये धमाका भी कर सकता है, जैसे कि आपके और होते हैं TNT, वैसे ही इसको एक्सप्लोसिव मटेरियल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, अगर बात करें प्रोडक्शन की तो अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं आपके लिक्विड अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। केमिकल रिएक्शन अगर देखी जाए इसकी, मतलब प्रोडक्शन के दौरान अमोनिया और नाइट्रिक एसिड में क्या क्या रिएक्शन होती है, तो वो कुछ इस तरह से होती है। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन आपको पता होगी, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनाते हैं, तो वही न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड
प्लस बेस, ये आपको क्या देंगे, सॉल्ट। अब हमारे पास एसिड क्या है यहाँ पर, HNO3 है, और जो बेस है वो अमोनिया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, NH4NO3। ये आपको एक सॉल्ट प्राप्त होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये अमोनियम कैटायन का नाइट्रेट सॉल्ट है। ये अमोनियम कैटायन है और ये आपका नाइट्रेट है। ठीक है। अब अगर प्रोडक्शन में ये जानने की कोशिश करें कि इसमें डिफरेंट प्लेसेस पर कौन कौन से बेसिल इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो इसके लिए हम एक ब्लॉक डायग्राम से पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद इसका जो प्रॉपर फ्लो डायग्राम है वो देखेंगे। तो जो इसका ब्लॉक डायग्राम है तो उसको हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक लिक्विड फेज रिएक्टर रहेगा, और इस लिक्विड फेज रिएक्टर में हम अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को डालेंगे एज अ रॉ मटेरियल। लिक्विड फेज रिएक्टर में जो टेम्परेचर रहता है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और इसमें एक एजिटेटर भी लगा रहता है। इस एजिटेटर से हम अमोनिया और HNO3 को प्रॉपर रिएक्टर में मिक्स कर सकते हैं। तो रिएक्शन के बाद आपको 75% कन्वर्जन मिलेगा। मतलब लिक्विड फेज रिएक्टर जो है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को 75% तक कन्वर्ट कर देगा। अब ये 75% कन्वर्टेड सॉल्यूशन है, इसको हम ले जाते हैं वैक्यूम एवोपरेटर में। वैक्यूम एवेपोरेटर, ये वैक्यूम एवेपोरेटर में एक इजेक्टर लगा रहता है, आप लोगों ने ये फ्लो शीट में देखा होगा। एक्चुअल में इजेक्टर का काम क्या है, इजेक्टर एवोपरेटर के अंदर जो भी एयर प्रेजेंट होगी उसको हाई स्पीड के साथ निकालकर बाहर फेंक देगा, और जो भी सॉल्यूशन लिक्विड फेज रिएक्टर से आ रहा है उसको ये हाई प्रेशर के साथ वैक्यूम एवोपरेटर में डाल देगा। जैसे ही देखा होगा आपने, ये बॉटम पे थोड़ा कम है और ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर इसको अलग से बनाने की कोशिश करें, जैसे माना कि ये ऐसा है आपका, यहाँ से कोई भी एक मोटिव फ्लूइड आ रहा है, और ये मोटिव फ्लूइड ज़्यादातर क्या होती है, स्टीम होती है। और माना यहाँ से आपका कोई भी वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग बोले तो मेन फ्लूइड। तो अब इजेक्टर क्या करेगा, यहाँ से बड़े वाले हिस्से में जितना भी एयर प्रेजेंट होगा उसको निकाल के बाहर फेंकेगा, और साथ में स्टीम भी इसके साथ निकलना शुरू हो जाएगी। तो जो आपका मेन फ्लूइड है ये बेसिल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर है। यहाँ पर ट्यूब्स लगी होती हैं वैक्यूम एवोपरेटर में, और उन ट्यूब्स में क्या होती है, स्टीम होती है। स्टीम का काम ये है कि जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर आ रहा है
वो सॉल्यूशन स्टीम से इनडायरेक्ट तरीके से हीट होगा और उसका सॉल्यूशन के अंदर जो मॉइस्चर होगी उसको इजेक्टर निकाल कर बाहर फेंकता रहेगा। अब वैक्यूम एवोपरेटर के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा ये लगभग 95% सॉलिड स्लरी के रूप में होगा। सॉलिड स्लरी मतलब इसमें 5% मॉइस्चर अभी भी प्रेजेंट रहेगी। अब इस सॉलिड स्लरी को हम प्रिल्स बनाने के लिए हम इसको ले जाएंगे कहाँ? प्रिलिंग टावर में। ये हमारा प्रिलिंग टावर है। प्रिलिंग टावर आप लोग जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो भी आप बीटी करने जाएंगे तो वहाँ पर जैसे यूरिया का प्लांट है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिलिंग टावर कैसा होता है, उसकी वर्किंग क्या रहती है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। प्रिलिंग टावर में एक बकेट रहती है और इस बकेट्स में होल्स रहते हैं, और जो भी आपका मोल्टेन स्लरी इसके अंदर आएगा वो बकेट से होकर डाउन द ग्रेविटी होल्स में से होकर नीचे गिरना शुरू होगा। और इस प्रिलिंग टावर में ही एक एयर सिस्टम रहता है जो अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है। तो बॉटम से इसमें एयर जा रही है और एयर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं हो। तो इसमें क्या होगा कि काउंटर करेंटली ऊपर से मोल्टन ग्रेन्स और एयर मॉलिक्यूल्स का इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा, और वो कांटेक्ट होने के बाद में ये सॉलिडिफाई होकर ठंडा होकर प्रिलिंग टावर के बॉटम पर ये जमा होता रहेगा। यहाँ पर आपको सॉलिड प्रिल्स मिल जाएंगे, और इसके बॉटम से जो मटेरियल के अंदर हीट थी उसको लेकर एयर निकलेगी। इसको बोल देते हैं हम मॉइस्ट एयर, मतलब इसमें कुछ ना कुछ हीट प्लस मॉइस्चर दोनों होंगे। अब आपको प्रिलिंग टावर के बॉटम पर प्रिल्स मिल गए हैं। अब इन प्रिल्स को आप क्या करेंगे? एक स्क्रीन में ले जाएंगे जो कि स्पेसिफाइड मैश साइज की होती है। ठीक है। अब ये स्क्रीन का काम क्या है कि इसमें ओवरसाइज और अंडर साइज मटेरियल को ये क्या करेगा? सेपरेट करेगा। तो जो भी आपका ओवर साइज मटेरियल रहेगा, मतलब ओवर साइज जो सॉलिड मटेरियल रहेगा, उसको हम रिसाइकल करेंगे, और रिसाइकल करके दोबारा से हम कहाँ डालेंगे? इसको लिक्विड फेज रिएक्टर में, मतलब वापस ये प्रोसेस में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था? किस चीज को हमने रिसाइकल किया था? हमने ओवर साइज अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड्स को रिसाइकल किया था। अच्छा, अब अंडर साइज के लिए क्या होगा? अंडर साइज जो मटेरियल है उस अंडर साइज मटेरियल को हम लेके जाएंगे स्टीम फिगर से आपको पता लग गया होगा मैंने क्या बनाया। ये है आपका स्टीम हीटेड कन्वेयर ड्रायर। मतलब ये है कि अभी भी अगर सॉलिड मटेरियल में जो कि प्रिलिंग टावर से आया हुआ है कुछ मॉइस्चर बाकी है तो अब ड्रायर उसको निकालकर ड्राई कर देगा। मतलब ड्रायर के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा ये आपको कंप्लीटली ड्राइड मिलेगा। अब हम इस ड्राइड मटेरियल को कहाँ ले जाएंगे? कोटिंग ड्रम में। कोटिंग ड्रम, इस कोटिंग ड्रम में क्ले प्रेजेंट रहती है जो कि ग्रेन्स के सरफेस पर लगातार कोट होती रहती है। कोटिंग क्यों करते हैं इसका एडवांटेज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले ये कंप्लीट कर लें। अब आपको कोटेड सॉलिड प्रिल्स मिल गए हैं। इस कोटिंग सेक्शन के बाद अब आप इसको पैकिंग सेक्शन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी बेसिक ब्लॉक डायग्राम प्रोसेस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी कि हम कहाँ से क्या डाल रहे हैं और किधर किधर होकर ये कहाँ जा रहा है।
अब हम इसकी प्रॉपर जो फ्लो शीट है उसकी स्टडी करते हैं। बिल्कुल हूबहू ऐसी ही है, वो देखिए। ठीक है, अब देखो पहले मैंने क्या बनाया था, लिक्विड फेज रिएक्टर। अब ये लिक्विड फेज रिएक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, 75% कन्वर्जन भी लिखा हुआ है, ऊपर से इसमें एक एजिटेटर भी लगा हुआ है, साथ में एक कंडेंसर भी है। तो अब ये 75% कन्वर्टेड जो सॉल्यूशन है इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, वैक्यूम एवापोरेटर में। देख लीजिए वैक्यूम एवापोरेटर आपका ऐसा बनता है, इसमें ट्यूब्स लगी हुई हैं और इन ट्यूब्स के अंदर क्या हम स्टीम रन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ये एक इनडायरेक्ट हीट देगा किसको, 75% कन्वर्टेड सॉल्यूशन को। वहां से इजेक्टर क्या करेगा, जो मॉइस्चर निकलेगी उसको निकालकर इसमें से बाहर फेंकता रहेगा और इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट रहेगा। मतलब अब हमारा ये 95% मॉइस्चर फ्री मटेरियल हो जाएगा, मतलब 95% सॉलिड स्लरी ये आपकी बन जाएगी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रिलिंग टावर में लेके जा रहे हैं। प्रिलिंग टावर में देख लीजिए आप कैसा है ये। यहाँ पर मैंने देखो एक एयर इंजेक्ट सिस्टम लगाया हुआ है, जहाँ पर ये बॉटम से इसमें एयर जा रही है, ऊपर एक बकेट भी है। इस बकेट से होकर मटेरियल नीचे गिर रहा है, डाउन द ग्रेविटी, नीचे से एयर जा रही है और इनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है। और जो मॉइस्ट एयर होगी वो प्रिलिंग टावर से ऊपर से निकल जाएगी और जो सोलिडिफाई प्रिल्स होंगे, ग्रेन्स होंगे, वो नीचे इसमें जब सेटल डाउन होते रहेंगे। और इसको इसके बाद फिर हम कहाँ ले जा रहे हैं, स्क्रीन में। अब ये स्क्रीन वही करेगी, ओवर साइज और अंडर साइज मटेरियल को क्या करेगी, सेपरेट करती रहेगी। और सेपरेट करेगी तो ओवर साइज मटेरियल को हम रिसाइकल करके दोबारा से कहाँ ले जा रहे हैं, लिक्विड फेज रिएक्टर में वापस प्रोसेस में लेने के लिए। और जो अंडर साइज मटेरियल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी अंडर साइज प्रिल्स, इसको हमने स्टीम हीटेड कन्वेयर ड्रायर में डाला हुआ है। यहाँ से बची हुई मॉइस्चर को यहाँ से निकाल कर फेंक देगा और जो टोटली ड्राइड मटेरियल है उसको अब हम कोटिंग ड्रम में ले जा रहे हैं, जहाँ पर इसमें क्ले की कोटिंग मटेरियल के सरफेस पर हो रही है। इसके बाद इसको हम पैकिंग सेक्शन के लिए भेज देते हैं। तो ये थी इसकी फ्लो शीट, जो आपको ये बता रही है कि अमोनियम नाइट्रेट कैसे बनता है, कौन कौन से बेसल इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से बेसल में कहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो रही है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा और इस फ्लो शीट के अनुसार आप इसकी कंप्लीट जो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है वो आप लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक को इसको नोट भी कर सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में इसकी जो बेसिक थ्योरी है वो डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी ऐड कर दूंगा। ये देखिए, ये जो इसकी थ्योरी है वो आप देख रहे होंगे। कंप्लीट थ्योरी है ये विथ प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दिए हैं, कब कब क्या हो रहा है, सब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। साथ में इसमें मैंने मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी ऐड की हुई हैं, मतलब जब हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम इसमें आने की संभावना रहती है। जैसे कि लिक्विड फेज रिएक्टर में जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना आवश्यक होता है, नहीं तो आपका जो कन्वर्जन है वो प्रॉपर नहीं होगा, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए ना मिलकर कुछ और बनने की संभावना हो सकती है। दूसरा ये है कि जो वैक्यूम एवापोरेटर है उसमें वैक्यूम अगर क्रिएट नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर जो मटेरियल है या जो आपका सॉल्यूशन है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अधिक रहने की संभावना हो सकती है। दूसरा, प्रिलिंग टावर में जो आप एयर पास कर रहे हो उस एयर में मॉइस्चर जरा सी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अंदर ही अंदर प्रिलिंग टावर के अंदर केक फॉर्म हो जाएगा। और तीसरा ये कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि अमोनियम नाइट्रेट का यहाँ पे लिखा हुआ है AN मतलब अमोनियम नाइट्रेट का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें क्ले की कोटिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा। क्ले की कोटिंग करते हैं जिससे क्या होगा कि बाहर की मॉइस्चर को ये
एब्जॉर्ब ना कर सके। ठीक है, तो ये नोट कर लें अच्छे से, आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।